Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So today is lecture 20 of this series और इसमें टोटल फास्ट ट्रैक टू 50 में टोटल 25 लेक्चर्स आएंगे आई एंड आईएफएस के, जिसमें कि हम टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग जैब एग्जाम में 50 मार्क्स, राइट। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मॉड्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैपिटल मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। दे आर टू सेपरेट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, बट सिंस दे आर इंटरकनेक्टेड तो मैंने इनको एक में ही ऐड कर दिया है। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग जैब एग्जाम के लिए एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर कोर्सेज, तो आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको सुपर क्रैश कोर्स जो है दिख जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और ये बहुत ही कम समय में हम टारगेट करेंगे पूरा का पूरा आपका जैब का जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना, और साथ ही आपको यहाँ पर रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। सिमिलरली यू हैव टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रैक्टिस। अगर थोड़ा सा लंबी लाइव क्लासेस के थ्रू आपने पढ़ना है देन यू हैव लाइव क्रैश कोर्स एंड मास्टर कोर्स फॉर रिकॉर्डेड सेशंस। अब इनके इंडिविजुअल फीचर्स क्या हैं वो हम आज की इस क्लास के बाद देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर कि आज का जो सेशन है थोड़ा सा आपको फास्ट लग सकता है, बिकॉज हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और इसमें समझने लायक डेप्थ में जाकर उतना मतलब बहुत ज़्यादा ये समझने के ऊपर नहीं है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो से आपको 100% आए। जो समझने की मेमोराइजिंग की चीज़ें हैं, मतलब सॉरी, जो मेमोराइजिंग की सिर्फ चीज़ें हैं वो आपके साथ ये शेयर हो जाएगी पीडीएफ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, तो उस पर शेयर हो जाएगी एंड देयर यू कैन एक्सेस द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो इसको पढ़ के आपका एनीवे बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कैपिटल मार्केट होता क्या है? कैपिटल मतलब देखो, किसी भी बिजनेस को चलने के लिए कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए जो कि इन्वेस्ट हो सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से ये कैपिटल उठाया जा सकता है। मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आई डोंट हैव दैट मनी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो मैं अपना कुछ पर्सनल सामान है अगर, तो उसको बेच दूं, है ना। अगर मुझे सेल नहीं करना, मुझे ओनरशिप वैसे अपने पर्सनल पोजेशंस की नहीं देनी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं लोन मांग सकती हूँ, लेकिन मुझे लोन से भी डर लगता है क्योंकि बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि यार ये लो, ये मेरी 100% कंपनी की ओनरशिप है, मैं इसका 5% बेच देती हूँ। मैं एक इंसान सामने से उठा के लाती हूँ और उसको कहती हूँ कि ये लो 5% इक्विटी, है ना। अब क्योंकि आप मेरी कंपनी के, मेरी इस्टेब्लिश्ड कंपनी के ओनर की तरह एक्ट कर रहे हो, तो आप ये 5% लो, लेकिन इसके बदले मुझे 10 लाख दे दो। प्रॉफिट होगा तो वो भी हम बांट लेंगे प्रोपोर्शनेटली, और अगर लॉस होगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज सिंस यू आर द पार्ट ओनर हियर। सो ऐसे करके मैंने अपनी इक्विटी जो है वो बेचकर, ओनरशिप बेचकर, आई got my capital. So this is called capital market. Every business needs capital. Sources limited है, तो इसीलिए capital markets play a huge role. अब सेबी जो है इसका करता धरता है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओवरसी करता है कैपिटल मार्केट्स के सारे काम को। इसमें दो तरीके की मार्केट्स आ जाती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं ताकि पब्लिक ओनरशिप खरीद सके और पब्लिक का पैसा हम यूज कर सके बिजनेस में, है ना। ये जो इंसान है सामने वाला, ये कौन है? ये मैं और आप हैं, है ना, जो जनरल पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। सो प्राइमरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को जो पहली बार आप अपनी ओनरशिप दे रहे हो, है ना, अपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज व्हेन यू हैव ऑलरेडी इशूड सम सिक्योरिटीज और उन्हीं को सेल एंड परचेज एंड रीसेल रीपरचेज हो रही है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सो कुछ पार्टीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। तो ओके, सो वी हैव शेयर्स। ठीक है, शेयर्स क्या है? शेयर्स या स्टॉक्स वो चीज़ें हैं जिनमें हम डील करते हैं, यानी कि कंपनी के ओनरशिप के सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये शेयर्स का मतलब और कुछ नहीं होता, ओनरशिप का छोटा सा पार्ट वैल्यू होती है जो कि एक सर्टिफिकेट में दी जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मेनी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस वी हैव, वो क्या है? ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। डिपॉजिटरीज, जहां पर सारा का सारा इनका
इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स जो है स्टोर होते हैं। डिपॉजिटरी क्या करते हैं, दे मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर ओनरशिप। कोई पेपर सर्टिफिकेट नहीं होता, सब कुछ डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। मेन डिपॉजिटरीज इंडिया में कौन सी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, एनएसडीएल इज बाय NSE, that is National Stock Exchange, and CDSL is by BSE, that is Bombay Stock Exchange. ठीक है, सेबी जो है ये इनके ऊपर जो एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी है वो है। ब्रोकर्स कौन होते हैं, आप डी मार्ट या कहीं पे जाते हो, आपको कुछ पसंद आता है, आप अपने कार्ट में डालते हो, वहां पर मान लो आपको एक चॉकलेट बॉक्स पसंद आया है ना, आइसक्रीम पसंद आई, या फिर तो आपने वो उठा ली, कार्ट में डाल ली, वहीं पे आप 500 का नोट रख के थोड़ी ना चले जाओगे, आप बिलिंग काउंटर पे जाओगे ना। बिलिंग काउंटर पे जाओगे और वहां पर जो कैशियर खड़ा है उसको आप पैसे दोगे, क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है ना, टू डील, टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो ब्रोकर्स जो होते हैं वो कैशियर हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एक ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर, और वो कैशियर का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी पार्टीज आपको स्टॉक एक्सचेंज में पता होनी चाहिए। देन यू हैव योर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब कंपनीज नए शेयर्स इशू करती हैं और बॉन्ड्स इशू करती हैं, डिबेंचर्स इशू करती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, दिस इज डन टू रेज फंड्स। मुझे 1 करोड़ चाहिए, अब नहीं है मेरे पास 1 करोड़, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहली बार अपनी कंपनी की 10% ओनरशिप को बेच दूंगी स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो दिस आई बी डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं लिस्टिंग कर रही हूँ अपने शेयर्स की। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिस्टिंग। ठीक है, ये कैसे होती है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मदद से होती है। एक प्रोसेस होती है जिसमें कि पहली बार आप लिस्ट कर रहे हो अपने शेयर्स को ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज डन ऑन अ इन अ प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो ये 2 तरीके के इशू होते हैं, या तो आप पब्लिक को इशू कर सकते हो पहली बार, या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। अच्छा सा इन्वेस्टर ढूंढ के, अमीर सा कोई जो कि पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, रिस्की ना हो ज़्यादा, उससे पैसा लेकर आप उसको ओनरशिप बेच सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन हो सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, लीड मैनेजर्स। ठीक है, अंडर राइटर कौन होते हैं, देखो मैंने आईपीओ निकाला, अब इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 90%, तो मतलब एटलीस्ट, अभी एक्चुअल में नहीं है, दिस 90% इज नॉट रियल, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और 90% काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेट्स से आपने 100 रुपए के शेयर्स जो है वो इशू किए, ज़रूरी है कि सामने से आपको 100 रुपए खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे, है ना। आपने सोचा कि मैं 100 रुपए रेज करता हूँ पब्लिक से, ज़रूरी तो नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्टेड हो आपको 100 रुपए देने में। तो कभी कभी क्या होता है, एक मिनिमम लिमिट सेट करी जाती है कि अगर 30 रुपए के भी नहीं बिके ना, तो फिर तो ये सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा आईपीओ। तो वहां पर कंपनीज एक अंडर राइटर के पास जाती है और उनको बोलती है कि भाई जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुम वो केटर कर दोगे ताकि ये इशू जो है हमारा सक्सेसफुल बन जाए। सो दैट इज डन बाय अंडर राइटर्स। एक बार ये परचेज कर देते हैं, देन दे फर्दर सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो इनिशियली अगर लोग नहीं है तो अंडर राइटर्स हेल्प टू मेंटेन द मिनिमम लिमिट। सो सेबी का रोल जो है यहाँ पर वो ये है कि इट सेट्स द गाइडलाइंस अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से जो भी गाइडलाइंस है वो इशू करता है एंड मेक श्योर करता है कि सब उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। देन यू हैव योर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, देयर इज दिस इज अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड अमंग द इन्वेस्टर्स। ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ये या तो ऑक्शन की मदद से होता है, ठीक है, ऑक्शंस की मदद से होता है, या फिर डीलर मार्केट में होता है, दैट इज ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, हमने फॉरेक्स में भी पढ़ा ना ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में, ओवर द काउंटर। तो ये डायरेक्ट डील है बिटवीन द ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू ट्रेड, प्राइस डिस्कवरी, नया प्राइस एस्टैब्लिश करने में मदद करती है, मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो इनेबल करती है, एंड बैंक सपोर्ट्स ट्रेडिंग बाय ऑफरिंग डीमैट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। इसके लिए क्रेडिट एंड डीमैट फैसिलिटीज भी होती हैं। एलिजिबिलिटी क्या है पब्लिक इशू के लिए, अगर किसी को अपना आईपीओ निकालना है तो वो कैसे निकालेगा, तो इसके लिए सेबी ने मैंडेट क्राइटेरिया बताया हुआ है कंपनीज के लिए जो भी इशू करना चाहती हैं आईपीओ। सबसे पहले तो उनको एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी बनाती है, जिसमें कि वो सारा कुछ बताती है कि अगर मैं 100 करोड़ रेज करना चाहती हूँ पब्लिक फंडिंग से, तो कितने रुपए के शेयर्स होंगे, फेस वैल्यू हर एक शेयर की क्या होगी, कितनी क्वांटिटी के शेयर्स होंगे,
और इसमें कहाँ पर ये 100 करोड़ यूज़ किए जाएंगे बिजनेस में, है ना, कितने टाइम के लिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कितने अप्रोक्सीमेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग। मतलब प्रोस्पेक्टस मतलब जो आईपीओ आप लॉन्च कर रहे हो उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस उनको ड्राफ्ट करना पड़ेगा आईपीओ से पहले, और सेबी की गाइडलाइंस यहाँ पर भी फॉलो करनी है, एंड इट हैज़ टू बी डन विद द हेल्प ऑफ अ मर्चेंट बैंकर, वो वाले बैंक्स जो स्पेसिफिकली बिजनेस को केटर करने के लिए बने हुए हैं। कोई फाइलिंग नीडेड नहीं है अगर आप राइट इशू कर रहे हो। राइट इशू मतलब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते दामों पर, डिस्काउंटेड रेट्स पर इशू कर रही हूँ शेयर्स, तो उस केस में 50 लाख से कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की। इसके अलावा एक ऑफर डॉक्यूमेंट भी आना है जिसमें कि सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो होगी, ठीक है। तो आईपीओ में जो भी आपके इन्वेस्ट करेगा वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है एज एन इन्वेस्टर, वो सारा कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको देना है। तो प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए एंड ऑफर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राइट्स इशू कर रहे हो 50 लाख से कम का तो इसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर आप क्यूआईपी कर रहे हो। क्यूआईपी इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये वो क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये वो एलिजिबल लोग होते हैं जिनके ऊपर आरबीआई या सेबी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, बिकॉज दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, दे हैव ह्यूज नॉलेज, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल, ठीक है। और ये इनका बैकग्राउंड चेक होता है तभी इनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का या बायर्स का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, क्यूआईबी बोलते हैं इसको, क्यूआईबी, इनका स्टेटस मिलता है इनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद। और एक बार कोई क्यूआईबी बन गया तो दे कैन ऑल्सो क्या बोलते हैं अपना प्राइमरी मार्केट में दे कैन सब्सक्राइब टू द शेयर्स, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आईपीओ निकालना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो एक्चुअल टेंजिबल एसेट्स हैं कंपनी के, टेंजिबल मतलब बिल्डिंग हो गई है ना, कोई और फिक्स्ड एसेट्स हो गए जिनको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल मतलब द थिंग दैट कैन बी टच्ड। सो जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा या इक्वल होने चाहिए पिछले 3 साल के। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो 75% शेयर्स जो है वो क्यूआईबीज को जाएंगे, ठीक है। तो ये आईपीओ के लिए क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है। फिर आ जाती है आपकी डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, ये एक तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स एक तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी, सो डेरिवेटिव्स एक तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। वो एसेट कोई आपका स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट हमने पढ़ी वो भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है ना, और आपका गोल्ड भी हो सकता है। कोई भी एक एसेट जिसके ऊपर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस चीज़ पर बेस्ड है, वो इस अंडरलाइंग एसेट पर बेस्ड है। तो जैसे मिल्क से मिल्क शेक, मिठाइयाँ, ये सब कुछ बन सकता है, लेकिन मिल्क के दाम पर डिपेंड करता है कि इनका दाम क्या होगा। उसी प्रकार से अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू 1,000 है तो इसके ऊपर मैं एक 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो 10 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के रिटर्न्स कितने होंगे वो इस वैल्यू पे, मतलब ये बेसिकली इससे मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे ये डिपेंड करेगा इस अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेटिव और कुछ होता नहीं है, ये अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गेट्स इट वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, जिसमें कि बहुत कम और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर चाहिए होती है, एंड मोस्टली इट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। डेफिनेशन जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ने दी है कि डेरिवेटिव इज सिक्योरिटी डेराइव्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, लोन्स एक्सेट्रा, एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्राइस एंड इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 4 तरीके के डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में बात हम करेंगे इस लेक्चर में। सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी फ्यूचर्स। आपने देखा होगा एनएससी बीएससी पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, एफ एंड ओज है ना, इनका एक ऑप्शन आता है। तो या तो आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो एफ एंड ओज में कर दो। शेयर्स के लिए जो उनकी प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, लेट्स से रिलायंस का 1700 का अगर शेयर है
तो आप डायरेक्टली 1700 पे कर कर यू कैन गेट द रिलायंस का शेयर। एफ एंड ओस के केस में यू विल नॉट हैव टू पे 1700, आपको लॉट साइजेस में डील करना होगा और काफी कम, मतलब एक, अगर यहाँ पर शेयर की वैल्यू 1700 है तो एक फ्यूचर एंड ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपए हो सकती है ना। लेकिन एक में क्योंकि डील नहीं कर सकते, लॉट साइज में डील करना पड़ता है, 50 का लॉट साइज, 30 का लॉट साइज, वट एवर। सो इसलिए आपको थोड़ा से ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है फिर भी वो काफी कम है कंपेयर टू द शेयर्स डायरेक्टली या कंपेयर टू गोल्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये सारे अंडरलाइंग एसेट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अंडरलाइंग एसेट्स आर बेसिकली द वंस जो कि एक्चुअली एंड एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली या फाइनेंशियली दे एग्जिस्ट, और इन्हीं के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको हम डेरिवेटिव बोल देते हैं। अब ये ऑयल्स, मेटल्स, कमोडिटीज हर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड उठा लेते हैं। अब गोल्ड की वैल्यू कितनी चल रही है, ऑलमोस्ट, मतलब लेट्स से, चलो एग्जांपल लेते हैं 1,50,000। तो मेरे लिए छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना भी गोल्ड में बहुत ज्यादा की बात है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनके ऊपर बेस्ड एक डेरिवेटिव में एंटर कर सकती हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ कि अगर इसकी वैल्यू, इस एसेट की वैल्यू 1,60,000 हुई तो मैं इसके 10 यूनिट्स खरीद लूंगी। ठीक है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट, और उस चीज के लिए मैं यहाँ पर 100 रुपए पे कर सकती हूँ। तो जब कल को एक्चुअली में ये पैसा ऊपर जाएगा, यहां पर मुझे मल्टी फोल्ड्स में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, एक एक एग्जांपल समझिए, उससे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर डेट के लिए बने हैं, लेकिन इसमें ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर डीलिंग करी जाती है। दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं। ठीक है, और मुझे मान लो एक्सचेंज कराना है अपने यूएस डॉलर्स में अपने पैसे, और वो मुझे 3 महीने बाद कराने हैं, लेकिन मैं डर रही हूँ कि यार कल को तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने आज ही एक डेरिवेटिव बना दिया जिसमें मैंने कहा कि 3 महीने के बाद ना, आज जो रेट है 80 रुपीज़, इसी पर मैं फाइनल खरीदूंगी यूएस डॉलर। ठीक है, तो हम उस डील में एंटर कर गए। अब अगर कल को बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट, लेकिन अगर कम हो गया तो भी मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती, आई स्टिल हैव टू पे 80 रुपीज। So this is how forward contracts work. So this is used to lock currency rate and reduce risk. कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होता until maturity and both parties must follow the contract. ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे अगर ज्यादा रेट्स हुए तो हम में से कोई भाग जाएगा, नहीं। बट इट इज डन ओवर द काउंटर, किसी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होता। सेम चीज जब स्टॉक एक्सचेंज पर करी जाए, इट इज कॉल्ड फ्यूचर्स। यहां पर द एग्रीमेंट इज द सेम कि फ्यूचर में हम कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन हम उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, स्टैंडर्ड से एक्सचेंज के ऊपर डील कर रहे हैं। यहां पर मैं सामने वाली पार्टी को नहीं जानती, वी डोंट नो ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज फ्यूचर्स। तो यहाँ पर ये मैंने डिफरेंस कोट कर दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट होते हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाउंट्स होते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड मेच्योरिटीज होती हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेच्योरिटीज होती हैं। ये एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, ये ओवर द काउंटर, ये 24/7 अवेलेबल है, और यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड है, और ये सिर्फ एक्सचेंज आवर्स में ही हो सकता है। यहाँ पर काउंटर पार्टी को नहीं जानते, और यहाँ पर काउंटर पार्टी को हम जानते हैं। फिर आ जाते हैं ऑप्शंस। मुझे डर है कि मैं जो चीज़ खरीदना चाह रही हूँ उसका दाम ऊपर जा सकता है ना। तो मैं आज ही बुकिंग करके रख रही हूँ कि अगले एक हफ्ते में अगर मेरा मन किया ना, अगर अगले एक हफ्ते में मेरा मन किया तो मैं इस स्टॉक को खरीद लूंगी। बट क्या आज मैं इस 2,000 रुपए के स्टॉक को खरीद रही हूँ? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक राइट चाहिए सिर्फ, कि अगर एक हफ्ते में मेरा मन हुआ तो मैं खरीद लूँ। सो दिस राइट टू बाय इज कॉल्ड ऑप्शन। इसी तरीके से अगर मेरा बेचने का मन करे तो आई कैन परचेज द राइट टू सेल। आई कैन नॉट एक्चुअली सेल द एसेट, बट आई कैन परचेज द राइट टू सेल एन एसेट। एक पर्टिकुलर विंडो है जिसमें मैं राइट्स बाय कर सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑप्शंस। ठीक है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पर किया जा सकता है, और इसमें दो प्रकार के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। कॉल ऑप्शन, जब आपको बाय करने का राइट खरीदना है, दिस इज द कॉल ऑप्शन। और जब आपको बेचने का राइट खरीदना है, दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। राइट, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू रीड इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है वो बिल्कुल ऐसे ही एक लंबे से एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इफ़ यू बाय अ कॉल ऑप्शन ऑन इन्फोसिस 1500 का, सिर्फ 100 रुपये प्रीमियम पे कर कर, ये जो पैसा मैं पे कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड प्रीमियम।
ऑन एक्सपायरी इफ द प्राइस इज 1800, यू बाय एट 1500 एंड सेल एट 1800, तो आपका 200 रुपए जो है वो प्रॉफिट हो गया। और अगर प्राइस गिर जाए तो यू डोंट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, तो आपको सिर्फ 100 रुपए प्रीमियम लूज करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के डिफरेंसेस मैंने कोट कर दिए हैं। दिस इज राइट टू बाय एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड दिस इज राइट टू सेल एट अ फिक्स्ड प्राइस। इसके अलावा अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर ये बनता है डेरिवेटिव है ना, वो तो पता ही है हमें। प्रीमियम द अमाउंट दैट वी पे। स्ट्राइक प्राइस मतलब है वो प्री डिसाइडेड प्राइस जिस पर बाइंग एंड सेलिंग होगी। एक्सपायरी डेट मतलब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जैसे मेरे एग्जांपल में 1 हफ्ते का था, है ना, 1 हफ्ते में डिसाइड किया था मैंने। ओपन इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस इन द मार्केट, कितने ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सरसाइज हो रहे हैं मार्केट में। यूरोपियन ऑप्शन उसको कहते हैं जब सिर्फ एक्सपायरी डेट पर आप अपना खरीदने या बेचने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन वो होता है जिसमें किसी भी टाइम आप अपने खरीदने या बेचने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। देन यू हैव स्वॉप्स। स्वॉप्स का मतलब जब दो पार्टीज एक्सचेंज करें अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, एक तरीके से बार्टर सिस्टम, मुझे जो चाहिए आपके पास है, आपको जो चाहिए मेरे पास है, तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। सो ये करेंसी के लिए भी हो सकता है और ये इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक लोन है जिसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना है, आपके पास एक लोन है जिसका फ्लोटिंग रेट पे करना है। हम आपस में अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको एक्सचेंज कर लें, या फिर मैंने लोन लिया है और मुझे पे करना है यूएसटी में और आपको पे करना है आईएनआर में। सो वी स्वॉप द करेंसीज, ठीक है। तो आप मेरी रिपेमेंट कर दो, मैं आपकी रिपेमेंट कर दूं, क्योंकि जो करेंसीज हैं हमारी इंडिविजुअल डोमेस्टिक करेंसीज, हम उसमें पे कर दें। तो इसमें क्या होगा, हमें एक्सचेंज और वो उन सब चीज़ों में नहीं घुसना पड़ेगा। सो टू कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज लोन्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। तो मान लो मैंने यूएस से लोन लिया था और यूएस में किसी कंपनी ने इंडिया से लोन लिया था, हमने अपने लोन्स इंटरचेंज कर लिए। तो ये हमें, मेरे को और आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट ये कंपनीज के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फायदे, उनको मतलब काफ़ी प्रॉफिट करोड़ों में उनका इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव्स जो है यहाँ पर बने हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, इन एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बायर इज ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट, क्या उस पर जबरदस्ती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करे? बिल्कुल नहीं। सेलर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नहीं। एक बार सेलर ने प्रीमियम ले लिया तो ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। द बायर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि दोनों की ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार प्रीमियम पे हो गया तो सेलर को तो बेचना ही पड़ेगा, बायर के ऊपर है कि वो एक्सरसाइज करना चाहता है इस ऑप्शन को या नहीं। तो इसके साथ ही हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, जो मेन चीज़ें थी इसकी हमने सारी कवर कर ली हैं। सो दीज आर द कोर्सेज दैट यू कैन चेक आउट। तो इसमें सुपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें 60 आवर्स में लाइव क्लासेस के थ्रू, 24 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। 6 लाइव क्लासेस पर कंपोनेंट यहाँ पर दी जाएंगी। ब्रोशर जो है इसका, इसे डाउनलोड करके आप इसका शेड्यूल देख सकते हो और कॉन्सेप्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे, और ये सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। साथ ही इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो और 80% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है देन यू हैव टेस्ट सीरीज, और अगर आपको थोड़ा लंबा क्रैश कोर्स चाहिए तो आपके पास ये लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें कि 60 क्लासेस की मदद से 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट 2 आवर्स की यहाँ पर होंगी। और ये थोड़ा सा लंबा कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स है बट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा है ये। तो इसके अलावा अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए देन यू हैव मास्टर कोर्स, और ये मास्टर कोर्स भी हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली अवेलेबल है, आईईआईएफएस का, पीपीबी का, इन सब का इंडिविजुअली। तो अगर आपको कोई एक कंपोनेंट पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।